हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम 2016 के टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पेपर 1 के क्वेश्चन हैं आपके सीडीपी के, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। और इससे पहले हमने 2018 और 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 के 30 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए हैं हमने 6 सेशन में। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिसे आप देखिएगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार जब आप सॉल्व करेंगे मॉक की तरह आप उसे सॉल्व कीजिएगा। बाद में मैंने आंसर उसमें इंक्लूड किया है, लेकिन पहले आप उसको देख के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, क्वेश्चन का नेचर समझ में आता है आपको, और कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के और उसको सॉल्व करना, मतलब एक माहौल में, एग्ज़ाम हॉल के जैसे माहौल में आप टाइमर लगा के भी वो क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इससे आपको क्या होता है, आप एक एक सेशन उठा लें, 20 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक मतलब समझ में आएगा कि मुझे कितना टाइम लग रहा है कोई क्वेश्चन पढ़ने में। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मॉक की जगह मुझे लगता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से काफ़ी हेल्प मिलती है। इसीलिए मैंने PYQ की सीरीज़ शुरू की है यूट्यूब पे। तो आप कोई भी बुक या कुछ भी जहाँ भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हो वहाँ से आप ऐसे टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब मुझे कितना टाइम लग रहा है, और यहाँ आप इसको ये सीरीज़ देख सकते हैं अच्छे से। इससे आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि आप कैसे एलिमिनेट करें क्वेश्चन को, और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैं बताती रहती हूँ कि ये हमेशा ही रिपीट होते हैं। तो इससे ये आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमने 2016 के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें हम पेपर 1 के टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। मैंने ये थ्योरी भी कराई हुई है यूट्यूब पे ही, और काफ़ी डिटेल में कराया है, और जो 2 साल के पेपर डिस्कस किए हैं उसमें इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जीन पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल आपके क्वेश्चन आने हैं, ये भी कंफर्म है। तो आपको ये थ्योरीज तो काफ़ी अच्छे से करके जानी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इन थ्योरीज से। तो ऑप्शन देखिएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, और ऑप्शन डी है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो जहां भी आपको लेव वाइगोत्स्की की थियरी दिखे किसी भी क्वेश्चन में, वहां आप सोसाइटी, कोलैब करना, एक दूसरे के सहयोग से सीखना, इसके फोल्डिंग करना, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देना, ये सब ऑप्शन आपको जहाँ दिखे ना आप उसी के साथ चले जाइएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सहयोगी प्रोजेक्ट। क्योंकि जो लेव वाइगोत्स्की की थियरी है वो ये कहती है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो अपने आसपास की सोसाइटी के साथ वो कैसे उसका संबंध है, कैसे वो अंतःक्रिया करता है, कैसे उसका मतलब सोसाइटी के साथ उसका कैसे इंटरेक्शन है, इन सब से ही उसका डेवलपमेंट जो होता है वो अच्छे से होता है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बढ़िया होता है उससे। तो उन्होंने सोसाइटी को, लैंग्वेज को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। तो आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, यानी आपकी क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे हैं, मतलब सारे बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, कोई 2 बच्चा आपस में सेम नहीं होता है, सभी अलग अलग होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से निपटने के लिए आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो, ऑप्शन बी है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करके उनको नामित करें, ऑप्शन सी है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। पॉजिटिव ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। आप एक ऐसा रिजिड रूल बना दे रहे हैं कि इस 10 मार्क्स से कम कोई बच्चा पाएगा तो वो क्लास से बाहर रहेगा। अब उसको इतनी एंग्जाइटी फील होगी ना, इतना मतलब एग्ज़ाम फोबिया हो जाएगा उसको,
अगर ऐसा कोई आप रूल बना दे रहे हैं। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो तो एक जैसा असेसमेंट तो आप मतलब उनका हो नहीं सकता है। अलग अलग तरह के आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप अलग अलग तरह के मेथड यूज़ करेंगे, आप अलग अलग तरह की टीएलएम यूज़ करेंगे और कोई ऐसा मानक नहीं होगा निर्धारित, अलग अलग असेसमेंट भी उनका होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जैसा हो। और बच्चों को आप लेबल नहीं करेंगे कि कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है कि आप मतलब उसको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और किसी को कम मार्क्स मिल रहे हैं तो आप क्लास में उसको मतलब ऐसे ही बोलें सबके सामने कि आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, आप लूज़र हो, आपका नंबर बहुत कम है। ये सब आपको नहीं करना है। आपके लिए सारे बच्चे इक्वल हैं और जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है वो आपके लिए ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि उसकी कहीं से भी उसको लगे कि मतलब मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा है या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि आप बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। वो जो अनुभव लेकर आते हैं अपने, भले ही कोई बच्चा थोड़ा उसको हो सकता है कि सब मतलब सबका अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सबके आईक्यू सेम नहीं होते, सब कुछ किसी को देर से वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, किसी को जल्दी समझ में आएगा, लेकिन अपने साथ वो अपने अनुभव लेकर आते हैं और उनको आपको इम्पोर्टेंस देनी है। वो कैसे सोच रहे हैं जब आप उनसे बात करेंगे तब समझ पाएंगे, उनके दृष्टिकोण को समझ पाएंगे और वो जैसे सोच रहे हैं उनका जो दृष्टिकोण है उसको भी आप इम्पोर्टेंस दें। उनको ऐसा ना लगे क्लासरूम में कि वो एकदम अलग थलग है। तो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से निपटने के लिए बच्चों के साथ आप बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। ऑप्शन ए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ऑप्शन सी, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आकलन का उद्देश्य पूरा होगा अगर विद्यार्थियों में भय हो रहा है, विद्यार्थी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो इससे तो असेसमेंट का पर्पस पूरा हो नहीं जाएगा। या सिर्फ एक बार हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना उसके दौरान होना चाहिए आकलन, कि जब भी उनका मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो तुरंत उनको कितना समझ में आ रहा है इसका आकलन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए और सिर्फ एक बार हो रहा हो ईयर के एंड में, तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा उसका। और उपलब्धियों में अंतर किया जा रहा है, दो बच्चों में कंपेयर किया जा रहा है कि इसको 10 मार्क्स मिले हैं, इसको 20 मार्क्स मिले हैं, ये ज़्यादा अच्छा बच्चा है। इस तरह से आपको नहीं करना है क्लासरूम में। आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन उद्देश्यपूर्ण कब माना जाएगा? कि जब विद्यार्थियों को फीडबैक मिल रहा है, वो किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा कर रहा है, उसको किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना है, उसको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, डिटेल में उसको फीडबैक मिल रहा है, तो आकलन का उद्देश्य पूरा होता है। और शिक्षकों को भी फीडबैक मिल रहा है कि उनको कहाँ अपनी टीचिंग मेथड में इम्प्रूवमेंट लानी है, क्या और नए टूल्स यूज़ करने हैं, क्या टीएलएम यूज़ करना है, कहाँ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं समझ में आया जिसे उनको फिर से रिपीट करना है, ये सब उनको पता चले, तो आकलन का उद्देश्य पूरा होता है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सत्तावादी की है, अधिनायक की है, अनुमति परक है या सुविधादाता की है? तो एनसीएफ 2005 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये सब आपको मतलब इसका मैं अलग से सेशन लूँगी। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटीई 2009, ये सब बहुत ही डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 है, उसमें टीचर्स को फैसिलिटेटर माना गया है, सुविधादाता माना गया है कि टीचर क्या करे, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करे, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसमें बच्चे अच्छे से सीख पाएँ, बच्चे खुद एक्टिव हों। वो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर हो कि उनको कहीं अगर दिक्कत आ रही है तो वो हेल्प करे, बाकी वो खुद से सीखें। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सुविधादाता। क्वेश्चन 5, अनुसंधान समझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिकाएं अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम यानी
एक क्लासरूम है, आप अपने स्टूडेंट्स से क्या अपेक्षा रखती हैं? आप मतलब आपकी क्या अपेक्षाएं हैं अपने बच्चों से? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उनके लर्निंग पर? महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं, एकमात्र निर्धारक होते हैं और उनका मतलब संबंधित ही नहीं होता है कि अगर टीचर की कोई अपेक्षाएं हैं विद्यार्थियों से, और कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो अनुसंधान ऐसा बताते हैं कि एक विविध कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षा होती है वो उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, उनको मोटिवेट करती है एक तरह से और अच्छा करने के लिए। एक मार्गदर्शक का कार्य शिक्षक मतलब टीचर्स कर रहे हैं। अब अगर टीचर्स को कोई मतलब ही नहीं है कि विद्यार्थियों से उनको कोई अपेक्षा नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब लेसन प्लान लेकर आ रहे हैं, पढ़ा के चले जा रहे हैं, उनको ज़रा सा भी मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि आप और अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा उनको और ज़्यादा जहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है फिर से डिस्कस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टीचर्स का। लेकिन अगर टीचर को अपेक्षा है अपने बच्चे से, अपने स्टूडेंट से, तो वो उनके अधिगम पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो क्या होगा? एक काल्पनिक लक्ष्य तो है नहीं, आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, उनको एक इंक्लूसिव क्लासरूम का माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं, या विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ऐसा भी नहीं है। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक तो होगा नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। यानी टीचिंग के प्रति आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो, आप विषय वस्तु चेंज करें और आपका जो धारणा बना हुआ है उसको भी आप चेंज करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इंक्लूड करना है आपको क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। ऑप्शन ए गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन सी सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। और ऑप्शन डी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। अब बताइए, तो आप ईवीएस की क्लासेस जब करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अलग अलग स्टेट में क्या क्या फूड्स हैं, मतलब जो उनकी डिशेज हैं काफ़ी फेमस वो आप पढ़ेंगे। कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं वो आप पढ़ेंगे। ये इंक्लूड क्यों किया गया आपके सिलेबस में? जिससे आपको अपने आसपास के बारे में पता चले। तो आप सोचिए कि अगर आप किसी ऐसे क्लासरूम में हैं जहाँ केरल से कोई बच्चा है, जहाँ दिल्ली से कोई बच्चा है, जहाँ यूपी से कोई बच्चा है, तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो उसका अनुभव है, उसके यहाँ वो डिशेस बनी है, वो खाता है, तो बुक से ज़्यादा अच्छे से वो आपको एक्सप्लेन कर देगा उसे। तो इससे क्या होगा? आप अलग अलग कौशल सीखेंगे, अनेक कौशल सीखेंगे। आप अलग कल्चर के बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, अलग उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उनके बहुत सारे अनुभव जो लेकर आते हैं अपने साथ, उनको आप सीखते हैं और आपका जो होता है लर्निंग बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो गलत तो ये है नहीं, क्योंकि इससे दुविधा उत्पन्न हो जाएगी या अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाएगा या श्रेणीबद्ध दिखाई देगी कक्षा, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सही, क्योंकि बच्चे क्या है इससे अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन ए श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। क्या सही होगा?
तो सुनने में असमर्थ बच्चा है अगर, तो नियमित विद्यालय में भी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता है। बस क्या हो कि उसके लिए फैसिलिटी हो, उसको कई तरह के उनके लिए TLM यूज़ किए जाएं जिससे उनको लर्निंग में उनकी कोई बाधा ना उत्पन्न हो, तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं नियमित विद्यालय में भी। और उनको अलग थलग भी महसूस नहीं होगा, वो सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और उनका जो अनुभव होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, उनकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता है यदि उससे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऑप्शन ए, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऑप्शन बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन सी, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। और ऑप्शन डी, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, ये सब। कौन सी विशेषता आपको दिख रही है प्रतिभाशाली बच्चे की? आक्रामक और कुंठित तो होगा नहीं वो, या बहुत तुनक मिजाज है, रस्मी व्यवहार कर रहा है, ये सब ऑप्शन आपके सही नहीं है। अगर बहुत ही मतलब ऐसे सिंपल सा कुछ पढ़ाया जा रहा है, जैसे बहुत आसान है कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट, तो क्या होगा, वो बोर हो जाएगा। अगर अधिक चुनौतीपूर्ण माहौल नहीं है, अगर कोई टफ टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो उनको बोरियत महसूस होती है, उस टाइम पे ऊब जाता है बच्चा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। और ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपको लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है, तो अगर आप सिर्फ उनको मान लीजिए कि किसी टेस्ट में उनको 10 में 10 मार्क्स मिले, आपने एक चॉकलेट दे दी, फिर आपने ऐसे ही क्लास टेस्ट लिया या कभी डिक्टेशन वगैरह आपने बोला या कोई होमवर्क उसने अच्छा करके लाया, फिर आपने चॉकलेट दे दी, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद उसको ऐसा लगेगा ना कि मैं कुछ भी करूँगा चॉकलेट तो मुझे मिलनी ही है, ऐसे ही नॉर्मल सा कुछ कर लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है। तो क्या होगा, वो एक इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। या सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है तो भी इफेक्टिव नहीं होगी। कंपटीशन को आप बढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको कंपटीशन पे जोर देना है। आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे को बता रहे हैं, जब आप उसे उनके डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं, उनके डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल देते हैं, तो उनको अच्छे से समझ में आता है। ये बताया जाता है आप टीचिंग ट्रेनिंग में भी कि जो भी आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो एग्जाम्पल आपको ऐसे देने हैं जो उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो, इससे उनको समझ में आएगा, वो जोड़ पाएंगे उसको अपनी लाइफ से, तो उनकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। क्वेश्चन 11, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। ऑप्शन तीसरा है बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं। और चौथा है आपका, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? एलिमिनेट करिए जहाँ भी बच्चों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता माना गया है। अब मैंने बहुत बार इसको दोहराया, बहुत बार रिपीट किया है कि बच्चे कहीं से भी पैसिव नहीं है, वो नॉलेज को एज इट इज़ गेन नहीं करेंगे, वो खुद कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, नॉलेज को इंटरेक्ट करेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे, करके सीखेंगे। उसी ऑप्शन के साथ आप जाइएगा। निष्क्रिय मत मान लीजिएगा बच्चे को कि वो सिर्फ एज इट इज़ गेन कर ले रहा है, गलत हो जाएगा, आपका एक नंबर गया। तो जहाँ जहाँ आपको 1 दिखाई दे रहा है, जिस ऑप्शन में एलिमिनेट कर दीजिए उसे।
पहला गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये एक ऑप्शन आपका बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। बच्चे अपना नॉलेज खुद कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वो करके सीखेंगे, निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है कहीं से कहीं तक। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? उनका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है आपको। ऑप्शन ए, पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। जोड़ नहीं रहे हैं आप, उनका जो पुराना कॉन्सेप्ट है उससे नए कॉन्सेप्ट का लिंक कोई नहीं है, क्या ही समझ में आएगा उन्हें। ऑप्शन बी, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। रटवा रहे हैं, जस्ट रिवाइज करो, रिकॉल करो, मेमोराइज करो, ये आपको देखते ही गलत काटने। ऑप्शन, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। आप तब तक उन्हें दंड दे रहे हैं जब तक उनका ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक उन्हें क्लासरूम से बाहर कर रहे हैं, तब तक उन्हें हाथ ऊपर करके खड़ा करने के लिए कह रहे हैं जब तक उनका कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो जाता, और इससे उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है आपको। बहुत सारे नंबर आप ऐसे बटोर लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्यार्थियों को आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, डेली लाइफ से जोड़ के उनको उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उनके लॉजिक उपयोग कर रहे हैं, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा इसको अपनी लॉजिक से, अपनी लॉजिकल पावर यूज़ करो, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करो। कई सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें उनको डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, जहां मूल रूप में पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन डी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। कौन सा ऑप्शन आपको पॉजिटिव लग रहा है? क्या लग रहा है कि सही होना चाहिए? सिर्फ पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित है आपका। क्या बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है इस ऑप्शन से? गलत। शिक्षक ही सबसे आगे है और सिर्फ वो बता रहा है कि क्या करना है, गलत हो जाएगा। विद्यार्थी निष्क्रिय हैं, ये ऑप्शन तो सही होगा नहीं। स्पष्ट आदेश दे रहा है शिक्षक क्या किया जाना चाहिए, सब कुछ, सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। एक ऑप्शन आपका सही है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वो अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बच्चे उसी वातावरण में अच्छे से सीखेंगे जहां उनको ऐसा न लगे कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, उनको अलग थलग महसूस कराया जा रहा है, वो कुछ नहीं सीख पाएंगे वहाँ। उनके अनुभवों को आपको शामिल करना है, उनसे बातचीत करनी है, वो कैसे सोचते हैं किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, उसे आपको समझना है। तो क्या होगा, जब आप उनके अनुभवों को अपनी टीचिंग लर्निंग में इंक्लूड करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो उनका जो अधिगम होगा वो इफ़ेक्टिव होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा है और वो देख के कह रहा है खिड़की से कि एक पक्षी। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। क्या पता चल रहा है आपका कि स्मृतियाँ पहले से ही भंडारित होती, उसने जब जन्म लिया था तभी उसे पता था कि ये पक्षी है, या
अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, इसलिए वो जब कौवे को देखता है तो क्या कहता है? एक पक्षी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, केवल बी, यानी बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, मोटिवेशन उनका एक्सटर्नल ना हो। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अब आप खुद सोचिए, आप स्टूडेंट हैं, है ना, आपसे कहा जा रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है आपकी क्लासमेट से, तुम उसके जैसे क्यों नहीं कर सकते हो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, उसने तो एकदम अच्छे से कर लिया, तुमसे क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, तुमसे तो हमेशा ही गलत होता है। क्या होगा? इंटरनल कोई ऐसा लगेगा आपको कि आप मोटिवेट हो रहे हैं कि मैं इस काम को अच्छे से कर लूँ? बिल्कुल नहीं। आपको जो आ रहा है आप वो भी भूल जाओगे। क्या? काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। ये क्या हो गया? ये भी इंटरनल नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको बाह्य प्रेरणा मिल रही है कि अच्छा मैं काम पूरा करूँगा, मुझे टॉफ़ी मिल जाएगी। या चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। जब तुम कोशिश करोगे तभी सीखोगे, है ना। तो इससे क्या होगा? उसको अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि मुझे ये वर्क करना चाहिए, जब मैं कोशिश करूँगा तो मैं इसे सीख जाऊँगा। क्वेश्चन 16, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। क्वेश्चन 16 देखिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? यानी पढ़ने के लिए, अध्ययन करने हेतु उसको क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। उनमें चिंता और डर पैदा करके प्रतियोगात्मक परीक्षण होगा। प्रतियोगात्मक परीक्षण से व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। आंतरिक रूप से उनको प्रेरित करना, ये ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। चिंता और डर पैदा हो रही तो इससे तो बच्चे अभिप्रेरित हो नहीं जाएंगे, इससे और भी जो कुछ आता होगा वो भी भूल जाएगा। जितना मतलब उनको स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा डरेंगे, एंजाइटी फील होगी, तो इससे कुछ भी उनको याद नहीं होना है, कुछ भी कॉन्सेप्ट उन्हें समझ नहीं आएगा। प्रतियोगात्मक परीक्षण से और इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी दे दिया, चॉकलेट दे दिया, स्टार दे दिया, इससे वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें और उनमें निपुणता पाने के लिए उनकी मदद करें, तो इससे उनका क्या होगा? वो अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। क्वेश्चन 17, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होता है। ऑप्शन ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन बी, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। ऑप्शन सी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन डी, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। क्या होगा? किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। रटकर याद करें या दंडात्मक उपायों का प्रयोग आप कर रहे हैं, परीक्षा के अंत में सिर्फ वो अच्छे मार्क्स पा जा रहे हैं, ये सब आपका सही ऑप्शन नहीं है। मतलब आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन दिख जाएगा कि सीखने के लिए जिससे वो क्या हो, जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है?
निरंतर मूल्यांकन वहाँ हो रहा है, तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड दिया जा रहा है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और प्रतियोगात्मक कक्षा है। कौन सा एग्जाम्पल आपको एक इफेक्टिव स्कूल का दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ अच्छे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है। निरंतर उनको कंपेयर किया जा रहा है अपने पीयर्स से या उनको दंड दिया जा रहा है। प्रतियोगात्मक कक्षा है, ये सब गलत हो जाएगा। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम है ना, उनकी जो लर्निंग है वो अपने गति से सीख रहे हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर उनको अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, TLM यूज़ किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की उनको असेस किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका, सी आपका सही हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। क्वेश्चन नंबर 19, विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिर से पैर की ओर आपका विकास होता है। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन बी मध्य बचपन का समय, ऑप्शन सी वयस्क का अवस्था और ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन का समय। तो भाषा विकास आपका के लिए सबसे जो एक संवेदनशील पीरियड होता है ना, वो कौन सा होता है, जन्म पूर्व का तो होगा नहीं, जन्म पूर्व कैसे उसकी भाषा डेवलप हो जाएगी। वयस्क का अवस्था या मध्य बचपन भी नहीं होगा। जो प्रारंभिक बचपन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे क्रूशियल होता है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय। इस तरह के से आज के सेशन में हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आंसर मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंटेंट आपको डेली मिलते रहेंगे। लाइक कर दीजिए सेशन को, जो भी सजेशंस हो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और अच्छे से देखिए इसको, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेज करने में, क्वेश्चन एलिमिनेट करने में। आई होप आपको हेल्प मिलेगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको, ये सेशन आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।